हेलो। वेलकम फिर से कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं आया हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ डू एंड डोंट्स जो हमें जापान में करना चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर पता हो तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हमें अगर नहीं पता हो तो वो हमें अजीब लगता है या फिर हम प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से कि आप कभी भी अगर होटल्स में स्टे करते हैं जापान में, या फिर कहीं किसी के यहाँ स्टे करते हैं, अपने जानकार के यहाँ, जापानीज़ के यहाँ स्टे करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप बाथरूम यूज़ कर रहे हैं, नहाने के लिए यूज़ कर रहे हैं बाथरूम, तो आप अगर उनका बाथटब यूज़ करेंगे तो बाथटब में जाने से पहले आपको शावर करना ज़रूरी है। क्योंकि वो भी ऐसे ही करते हैं, शावर करके और अपने बॉडी क्लीनिंग करके फिर वो अ, उस बाथटब में बैठते हैं। तो बाथटब में आप डायरेक्ट नहाने के लिए ना बैठें, जैसा शायद और जगहों पे हम देखते हैं कि या फिर हमारे यहाँ अगर बाथटब है तो, या फिर कुछ है तो हम सोचते हैं कि डायरेक्टली उसी में हमें नहाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। बाथटब में केवल वो अपने नहाने के बाद ही बैठते हैं। उसको अपने नहाने के बाद वहाँ पे रेस्ट करते हैं, बाथटब के अंदर रेस्ट करते हैं, और ताकि वो उनको रिलैक्स महसूस हो। और केवल रिलैक्स महसूस करने के लिए ही बाथटब में बैठते हैं, बाकी वो नहाने के लिए या फिर अपने बॉडी क्लीनिंग के लिए शावर का यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम कभी अननोइंगली अगर हम गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई किसी के द्वारा या फिर हमें गलत भी समझा जा सकता है कि इसे पता नहीं है, या फिर गलत तरीके से यूज़ करता है, या फिर तो आप प्रॉपरली यूज़ करने का तरीका यही है कि आप पहले शावर करेंगे, फिर उसके बाद बाथटब में जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है कि जो स्मोक करते हैं, जो लोग स्मोकर्स हैं, वो जापान में क्योंकि स्मोकिंग ऑन स्ट्रीट या फिर बाहर में देखा नहीं जा सकता, अलाउड नहीं है ऐसे कि आप चलते हुए स्मोकिंग करते हुए चल रहे हैं, या फिर या कहीं भी स्मोकिंग कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस में भी कहीं पे भी स्मोकिंग कर रहे हैं। तो अगर आप स्मोकिंग के आदी हैं और स्मोकिंग कभी भी करते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि जापान में ऑन स्ट्रीट स्मोकिंग लगभग नहीं देखने को मिलेगा। मिलता भी है तो वो एक ऑफेंस है, अनवेलकम्ड थिंग है। तो आप कभी भी देखेंगे कि जापान में स्मोकिंग एरियाज़ या फिर स्मोकिंग पॉइंट्स हैं, हर जगह बने हुए हैं। चाहे वो आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, चाहे वो किसी स्कूल, किसी ऑफिस, किसी जगह पे भी जाते हैं, स्मोकिंग पॉइंट्स बने हुए हैं, स्मोकिंग एरियाज़ बने हुए हैं। स्मोकिंग रूम अलग से बना होता है या एरिया बना होता है, तो वहीं पे आप स्मोक करें। अगर आप ऑन स्ट्रीट अगर आपने स्मोकिंग के लिए अपना शुरू किया, तो आप ये ध्यान रखें कि ये बाकी लोगों के लिए बिल्कुल ही गलत लगेगा उनको, और वो आपको गलत समझ सकते हैं। एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आप नहीं जाने जाओगे उनके सामने। तो ये आप ध्यान रखें कि स्मोकिंग इस तरीके से नहीं करना है कि ऑन स्ट्रीट हम कर रहे हैं। कभी भी हमेशा डेजिग्नेटेड प्लेस जहाँ पे भी निर्धारित है, उन्हीं जगहों पे हम स्मोकिंग कर सकते हैं।
तीसरा पॉइंट है कि आप कभी भी किसी के यहाँ विज़िट करते हैं, अगर कोई जापानीज़ फ्रेंड आपको इनवाइट करता है, या फिर आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, या किसी ऑफिस में जा रहे हैं, या किसी के पास आप जा रहे हैं, दुकान में जा रहे हैं, या कभी भी आपको इनवाइट किया गया, आप खुद भी अगर जा रहे हो तो आप देखोगे कि जो कमरे होते हैं और जो एंट्रेंस होता है, तो उसके बीच में कहीं पे भी आपको जूता रखने के लिए या फिर स्लीपर्स रखने के लिए, शूज़ रखने के लिए अलग से कुछ बना होगा, एरिया बना होगा, या फिर कोई रैक्स बने होंगे। तो आपको वहाँ अपने जूते, चप्पल, शूज़, स्लीपर्स उतार के ही एंटर करना है। तो किसी के घर में अगर आप गए हैं तो मोस्टली घर में, किसी के घर में एंटर करने से पहले शूज़ ऑफ करना ज़रूरी है। और बाकी कहीं अगर ऐसा किसी ने बना रखा है नियम, आपको खुद पता लग जाएगा, क्योंकि बाहर में स्टे और नॉर्मली आप जब इन करोगे तो वहाँ पे पहले से ही जूते के रैक से और उन चीज़ों को देख के आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये शूज़ अंदर नहीं ले जाते। नॉर्मली जापान में शूज़ और स्लीपर्स को लेके कॉन्शियस होने की वजह से वो अंदर नहीं ले जाते। अंदर के शूज़ अलग होते हैं, स्लीपर्स अलग होते हैं, और बाहर के शूज़ स्लीपर्स अलग होते हैं, इस वजह से। तो आप सेम शूज़ स्लीपर्स में अंदर इन ना करें, ये आप कोशिश करें, और इसका ध्यान रखेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और गलत भी नहीं मानेंगे। पांचवा पॉइंट है कि आप अगर उनसे जापानीज से कभी कुछ पूछते हो तो स्ट्रेटली नो नहीं कहते। इस वजह से भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने तो नो तो बोला नहीं, तो मना कर नहीं रहे। तो वो नो नहीं बोलते, लेकिन उस चीज़ को इनडायरेक्टली कुछ और बोल देते हैं कि ठीक है मैं करूँगा, या फिर ठीक है देखते हैं, या फिर एक बार मैं चेक करता हूँ। तो वो स्ट्रेटली नहीं बोलते। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि स्ट्रेटली नहीं बोलते, इसलिए वो कुछ और ही बोल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि उन्होंने स्ट्रेटली तो बोला नहीं है, तो आप एक्सपेक्टेशन अपनी रख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि उनके वर्ड्स भले ही स्ट्रेट नहीं आए हों, बट इनडायरेक्टली वो मना ही कर रहे हैं। इस चीज़ को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप भी अगर कभी भी जापानीज़ को अगर जवाब देते हैं कुछ पूछने पे, कि अगर वो कुछ पूछते हैं आपसे कि ये करोगे या नहीं, और अगर आप नो कहना चाहते हो, तो आप भी स्ट्रेटली नो नहीं कहें, क्योंकि उनके कल्चर में स्ट्रेट नो कहना सही नहीं माना जाता है। वो आपको एक गलत मानेंगे अगर आप उनको डायरेक्टली नो कहोगे तो ये कुछ हैबिट्स हैं, या फिर कुछ तरीके हैं जो जापानीज़ हमेशा फॉलो करते हैं, और फिर हमें भी फॉलो करने चाहिए। नहीं तो वो हमें या तो गलत मानेंगे, या फिर हम उनको फिर प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो फिर वो फिर सही नहीं वहाँ पे माना जाएगा। और दूसरी पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट है कि कभी भी अगर आप जापानीज़ को ग्रीट करते हैं, आपने देखा होगा कि जापानीज़ एक दूसरे को जब भी ग्रीट करते हैं, मिलते हैं, तो चाहे वो गुड मॉर्निंग कर रहे हों, चाहे वो ओहायो गोजाइमासु कर रहे हों, चाहे कोनिचिवा कर रहे हों, या कुछ भी वो ग्रीट कर रहे हैं, ग्रीटिंग वर्ड्स बोल रहे होते हैं, या फिर यस भी बोल रहे होते हैं, किसी की आवाज़ देने पे यस भी बोल रहे होते हैं, तो वो लॉर्डली काफ़ी बोलते हैं।
तो जापान में ग्रीटिंग्स जो हैं वो लाउडली ही बोलते हैं। लाउड ग्रीटिंग्स अगर हम करेंगे, लाउडली करेंगे, ग्रीटिंग के वर्ड बोलेंगे, तो वो रिस्पेक्ट को और ज़्यादा डीप करता है। ऐसा जापान में है। अगर आप स्लो बोलते हैं, लाउड नहीं बोलते हैं, तो ग्रीटिंग इतना डीप नहीं रहेगा, काफ़ी लाइट हो जाएगा। इसलिए ग्रीट हमेशा लाउडर करें। और अगर आप लाउड नहीं करते हैं तो वो फिर सही नहीं माना जाता। 7वां पॉइंट कि जब भी हम जापानीज़ को ग्रीट करते हैं या जापानीज़ कल्चर के अनुसार किसी को ग्रीट करते हैं, तो हमेशा ग्रीटिंग वर्ड्स तो बोलने ही होते हैं, उसके साथ साथ हमें झुक के बोलना होता है, आगे की तरफ झुक के बोलना होता है। तो कब कितना झुकें या फिर किन से मिलने पे कितना झुकना है, इसका एक अलग ही रूल है। वो हम बाद में अलग से सीख सकते हैं। लेकिन ग्रीटिंग प्लेन में नहीं बोला जाता, यानी कि केवल ग्रीटिंग करके आप नहीं बोल सकते। आपको बो करना ज़रूरी है, एसेंशियल है। और अगर आप नहीं करते हैं तो वो ग्रीटिंग की वैल्यू इतनी डीप नहीं रहती है। तो आप जब भी ग्रीट करें तो हमेशा बो करें आगे की तरफ ग्रीट करते हुए। आपने देखा होगा कि जापानीज ग्रीट करते हैं तब वो, चाहे वो फ़ोन पे ही क्यों ना हो, फ़ोन पे भी उनकी ऐसी आदत होती है कि फ़ोन पे भी वो अपना सिर बो करना या फिर बॉडी पोस्चर बो करके वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी इनके कल्चर में है। और अगर हम एक जापानीज़ लर्नर हैं या फिर हम जापान विजिट कर रहे हैं या जापानीज़ दोस्त से मिलते हैं, तो जब भी हम ग्रीट करें तो बो करके ही ग्रीट करें, आगे की तरफ झुक के ही जापानीज़ के ग्रीटिंग वर्ड्स बोलें या फिर इंग्लिश के ग्रीटिंग वर्ड्स बोलें। दूसरा पॉइंट अब है, 8वां पॉइंट है, जो है कि अगर हम कभी भी जापान जाते हैं तो आपने देखा होगा या फिर आप यहाँ पे भी अगर किसी जापने से मिले होंगे तो आप ये ने देखा होगा कि सोविनीर का, ओमियागे सोविनीर का बहुत ही ज़्यादा कल्चर है जापान में। मतलब कुछ अगर हम कहीं गए हैं तो कुछ ना कुछ किसी के लिए, अपने जानने वालों के लिए या अपने ऑफिस के लोगों के लिए या अपने दोस्तों के लिए हम कुछ गिफ्ट खरीद के आते हैं जहाँ भी हम घूमने जाते हैं वहाँ से। तो ये जापान में एक कल्चर है कि आपको ओमियागे या मियागे या फिर गिफ्ट जो आप ट्रेवलिंग के दौरान या फिर अपने किसी दूसरी जगह गए हैं तो वहाँ से उसकी याद के रूप में वहाँ से आप लेके आते हैं अपने जानने वाले लोगों के लिए, जिनको आप आने के बाद फिर दोबारा मिलेंगे वापस। तो अगर आप नहीं ओमियागी लाते हैं, नहीं सोवेनियर गिफ्ट नहीं लाते हैं या कुछ खाने की चीज़ या फिर कुछ ऐसा नहीं लाते हैं, तो वो भी अनवेलकम्ड माना जाता है जापान में, कि आप एक एज ए गुड पर्सन कंसिडर नहीं किए जाओगे। तो अगर हम कभी भी जाते हैं कहीं पे तो इस चीज़ का अगर हम ध्यान रखें तो इन द जापानीज़ कम्युनिटी या जापानीज़ लोगों के बीच में या फिर सभी के सामने वो अच्छा माना जाएगा कि हम कुछ अगर गिफ्ट लेके आते हैं, तो नहीं लेके आते तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। 9th पॉइंट है कि जब भी आप अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, छाता यूज़ करते हैं, चाहे वो रेनी सीज़न में है चाहे फिर वो रेनी सीज़न नहीं भी हो, रेनी टाइम नहीं भी हो, तब भी आप अगर यूज़ कर रहे हैं, अपना अम्ब्रेला ले जा रहे हैं, कहीं भी कैरी कर रहे हैं, तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि अम्ब्रेला हमेशा आपको गेट पे ही कहीं पे रखना है, चाहे वो ड्राई ही क्यों ना हो। हमेशा वेट होगा तभी बाहर नहीं रखना है।
तभी बाहर रखना है ऐसा नहीं है। चाहे वेट है चाहे वो वेट नहीं है, तो भी आपको वो हमेशा बाहर ही अम्ब्रेला रखना है। अगर आप इनसाइड कैरी करते हैं तो वो गलत माना जाता है। अम्ब्रेला हमेशा आउटसाइड ही रखे जाते हैं। उसके स्टैंड हो सकते हैं वहाँ पे, या नहीं है तो आप सिंपली आप कहीं पे भी आप वहाँ पे बाहर में कहीं रख सकते हो, लेकिन आप अंदर कैरी नहीं करें। ये भी जापान में गलत माना जाता है कि अगर आप अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं, चाहे वो ड्राई है तो आप सोच रहे हैं कि अंदर तक कैरी आप कर सकते हैं, तो गलत माना जाता है। ना आप अगर अंदर नहीं ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। 10वां पॉइंट है, लास्ट पॉइंट का इस सेशन का, कि जैपनीज़ मोस्टली शेयरिंग अवॉइड ही करते हैं अपनी चीज़ों का। कोई भी उनकी चीज़ है, चाहे उनका कार है, चाहे उनका कमरा है, चाहे फिर उनका सीट है, चाहे फ़ोन है, कुछ भी है, उनका कोई भी चीज़ अगर आप शेयरिंग के लिए पूछोगे कि आप कुछ देर के लिए दे दो, थोड़ा सा मुझे आप अपनी कार में आगे तक छोड़ दो, या फिर आप कहोगे कि क्या मैं आपके कमरे पे स्टे कर जाऊं, एक दिन आज स्टे कर जाऊं, या कुछ भी इस तरह से, या फिर आप मैं आपकी सीट पे थोड़ा देर के लिए बैठ सकता हूं क्या, या फिर कुछ भी, अगर आप कुछ भी उनकी चीज़ों को अगर आप शेयर करने के लिए पूछोगे आप उनसे, तो वो अवॉइड करते हैं। वो खुद से नहीं चाहते हैं। अगर आपके कुछ वो करीब दोस्त हैं तो फिर हो सकता है कि वो शायद हाँ कह दें, लेकिन वो भी शायद वो डिनाई कर देंगे कुछ ना कुछ बोल के। तो आप ये ध्यान रखें कि हमेशा कभी भी आप अगर आप जापानीज से पूछ रहे हैं, कुछ भी शेयर करने के लिए कह रहे हैं, उनकी चीज़ों को शेयर करने के लिए कह रहे हैं, तो वो आप फिर भले ही वो हाँ कह दें, भले ही वो आप शेयर कर पाएँ, लेकिन वो आपको गुड पर्सन, अच्छे पर्सन नहीं मानेंगे। और वो इस वजह से भी आपको हो सकता है कि वो अगली बार फिर आप दोबारा किसी चीज़ के लिए पूछोगे, या फिर आप उनसे कुछ बात करोगे तो उनको लगेगा कि मुझे ये चीज़ नहीं देनी है इसको इसको, या फिर ये चीज़ नहीं दिखानी है, ये शेयर करने के लिए बोलेगा, या फिर कुछ भी इस तरह से हो सकता है। तो आप हमेशा शेयरिंग अवॉइड ही करें। किसी जापनीज़ साथी से मिलते हैं या फिर किसी भी जानने वाले से मिलते हैं तो, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते अपनी चीज़ों को शेयर करना। हाँ, अगर वो खुद ही अगर आपको बोलें कि नहीं मैं आगे तक छोड़ दूंगा, आप मेरी कार से बैठ जाओ, या फिर आप मेरे फ़ोन से बात कर लो, या फिर आप थोड़ी देर के लिए मेरी सीट पे बैठ जाओ, या फिर वो कहें कि नहीं आज नाइट आप हमारे यहाँ स्टे कर जाओ, तो ठीक है। लेकिन वो बहुत ही रेयर है। आप मोस्टली देखोगे कि वो अवॉइड करते हैं, वो खुद से नहीं चाहते कि आ, आप शेयर करो उनकी चीज़ों को। तो ये पॉइंट्स जो भी हैं, ये हैं ऐसे पॉइंट कि हमें इन चीज़ों को अगर ध्यान रखें तो हम जो भी जापानीज़ के साथ मिलते हैं या फिर जिनके साथ रहते हैं, चाहे वो जापान में हो चाहे वो हमारे इंडिया में हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमें अच्छा माना जाएगा, नहीं तो हमें गलत भी माना जा सकता है, या फिर वो हमें हो सके कि दोबारा कभी मिले हम में, तो वो फिर हमें उस तरीके से ट्रीट ना करें, या फिर कुछ गलत आगे हम हो सकते हैं कि दोबारा कभी उनसे पूछें तो फिर वो मना कर देंगे या कुछ भी। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों का ध्यान रख के और अपने आप को वो क्या समझते हैं और वो क्या करते हैं वो हम जान सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, ताकि वो हमें गलत ना माने और हम उन्हें वही दिखाएं या करें जो वो अच्छा मानते हैं। तो एक बार फिर से मैं सारे 10 पॉइंट्स को एक बार फिर से एक बार और
रिपीट कर देता हूँ। पहला था कि बाथटब में हमेशा शॉवर करके ही आप बाथटब में इन करें, बैठें। और दूसरा था कि आप ऑन स्ट्रीट स्मोकिंग नहीं करें, डेजिग्नेटेड प्लेस पे ही करें। और कभी भी किसी प्रेमिसेस में एंटर करने से पहले, किसी के कमरे में एंटर करने से पहले या फिर घर में एंटर करने से पहले बाहर में अपने शूज़ या स्लीपर्स उतार के ही एंटर करें। और आप कभी भी स्ट्रेटली किसी को नो नहीं कहें, क्योंकि वो भी नहीं कहते। और हमेशा कभी भी आप ग्रीट करते हैं किसी को तो आगे से आगे झुककर और फिर ग्रीट करें, केवल वर्ड्स के साथ नहीं। और कभी भी ग्रीट करें किसी जापानीज़ को या किसी भी अपने जापानीज़ स्पीकर को, तो हमेशा ग्रीट लाउडर करें, तेज़ आवाज़ में करें। और कहीं भी आप ट्रिप्स पे जाते हैं, कहीं आप घूमने जाते हैं, तो वहाँ से कुछ ना कुछ आप अपने जानने वाले लोगों के लिए ख़रीद कर आएँ, चाहे वो खाने की चीज़ या कुछ भी हो सकता है, बट कुछ ना कुछ आप लेके आएँ। और कभी भी अगर आप अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं तो आप हमेशा शॉप्स के या घर के बाहर में ही इसको छोड़ें, अंदर तक नहीं ले जाएं, चाहे वो ड्राई ही क्यों ना हो अम्ब्रेला आपका। और एक पॉइंट और है कि कभी भी आप शेयरिंग के लिए किसी जापानीज़ को नहीं पूछें, या फिर हो सकता है कि पूछें लेकिन कम पूछें, क्योंकि वो अवॉइड करते हैं शेयरिंग करना अपनी चीज़ों को। और एक पॉइंट इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, वो पॉइंट है कि अगर आप ट्रेन में बैठे हैं, जापानीज़ ट्रेन में बैठे हैं, तो जापानीज़ ट्रेन में मोस्टली कंपार्टमेंट के अंदर बात करना मना होता है, या फिर लोग बात नहीं करते क्योंकि एक दूसरे को डिस्टर्ब भी होगा। तो आप देखेंगे कि कोई भी भले फ़ोन तो यूज़ करेंगे लेकिन वो फ़ोन पे बात नहीं करेंगे या आपस में बात ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आप बात करना शुरू करेंगे तो वो गलत मानते हैं, चाहे वो फ़ोन पे, चाहे वो आप दो लोग कोई बात कर रहे हो। तो इस चीज़ के लिए अगर आपका कभी फ़ोन आ गया या आपको बात करनी है, तो उसके लिए अलग से कंपार्टमेंट और दूसरे कंपार्टमेंट के बीच में स्पेस होता है, एक अलग से कैबिन होता है, जिसमें स्मोकर्स भी स्मोक करते हैं और फिर जिनको फ़ोन कॉल आता है वो भी बीच में, उस कंपार्टमेंट और कंपार्टमेंट के बीच में जो कैबिन सा बना होता है वहाँ पे बात कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे सिटिंग बनी होती है वहाँ पे आप बात नहीं कर सकते, लेकिन बीच में जो एरिया अलग से डेजिग्नेटेड होता है इस चीज़ के लिए, आप वहाँ पे बात कर सकते हैं। तो कभी भी बैठे हुए बात नहीं करें आप वहाँ पे, हमेशा बाहर निकल के, अगर वो डेजिग्नेटेड एरिया अलग से बना हुआ है आपके जिस ट्रेन में है, मोस्टली होता है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अवॉइड करें बात करना। अगर आपके जिस ट्रेन में बैठे हैं और वहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, डेजिग्नेटेड एरिया इसमें नहीं है या फिर मुझे नहीं मिला, तो आप बैठे हुए सिटिंग एरिया में, ट्रेन के सिटिंग एरिया में आप अवॉइड करें बात करना, क्योंकि ये अनवेलकम्ड है जापान में। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आप ध्यान दे सकते हैं, ये डू एंड डोंट्स हैं जो जापान में रहने के दौरान या फिर हम जापानीज़ के साथ मिलते हैं, जो अगर हम ये जापानीज़ साथी हैं तो आप उनके साथ आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, जिससे वो आपको गलत नहीं मानेंगे और आप भी एज ए गुड पर्सन आप उनको उनके साथ रह सकते हैं। तो ठीक है, फिर आप इन चीज़ों का एक बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और एक बार इसको एक्सपीरियंस कीजिए। धन्यवाद।